Namaste and welcome to this exciting episode of Sapthology Debunking Mythology. नमस्ते, आपका इस सप्थोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय दलों के गुण दोष, ये सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत मुझे सीखने को मिल रहा है क्योंकि इस सीरीज में हम लोग एक्चुअली देख पा रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज भारत में आई, क्यों आई, क्या काम करते हैं, व्हेन, हाउ डिड दे कम, ये सब जो क्वेश्चन है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली 5 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये पांचों क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड विद नन अदर देन प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, 30,000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं और लॉन्ग करियर। और भारतीय राजनीतिक दलों में ऐसा कोई हुआ नहीं जो उन्हें जाने ना। वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। नमस्ते। नमस्ते सत्तालाजी के सभी दर्शकों को नमस्ते और जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भारत के राजनीतिक दलों के गुण दोष, इसकी तीसरी कड़ी में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में बात करते समय ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम लोग एक थोड़े से बहुत संक्षेप में ये देख लें कि अंग्रेजों ने इस पार्टी की स्थापना क्यों की। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर भारत के भीतर विशेषकर जो कोई अलग से अध्ययन नहीं करे, उस सब को, क्योंकि स्कूल और कॉलेज का सारा करिकुलम गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, और गवर्नमेंट कंट्रोल का अर्थ होता है नेता तो नाम मात्र के होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, वही एजुकेशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर आदि होते हैं। और उनमें से ज्यादातर या तो मार्क्सिस्ट हैं या प्रो ब्रिटिश और प्रो अमेरिकन रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि लोगों को यह ध्यान ही नहीं रहे कि वास्तव में अंग्रेज कितने वर्ष भारत में शासन में रहे, किन शर्तों से रहे, ये कुछ ध्यान नहीं है। तो संक्षेप में स्मरण करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब यहाँ व्यापार के लिए आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के नवाबों से कहा कि हम 1-2 व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए हमको अनुमति दे दीजिए। तो उन्होंने अनुमति दे दी, खासतौर से कुछ मुसलमान नवाबों ने पहले अनुमति दी। बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि साहब हमको लुटेरे लूट लेते हैं, झूठा किस्सा करते थे। झूठ बोलने में उस समय के जो अंग्रेज भारत आए थे वो झूठ बोलने में संसार में बेमिसाल है, इसका रिकॉर्ड है। सरासर झूठ बोलते थे, झूठी बातें करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमको पिंडारी और ठग लोग लूट लेते हैं, इसलिए हमको थोड़े से भारतीय सिपाही भर्ती करने दो। तो राजाओं ने अनुमति दे दी। राजाओं की अनुमति से कुछ सिपाही उन्होंने भर्ती करने शुरू किए, और उनकी छोटी छोटी कोठियां थी, बहुत छोटी। भारतीयों के बड़े बड़े बंगले और महलों की तुलना में तो वो बिल्कुल दरिद्रों के थे। बहुत छोटे छोटे दुकानदारों के जैसी कोठियां होती हैं, वैसा उन्होंने बनवाई, और उसी को फैक्ट्री भी कह दिया, उसी को अपना ऑफिस भी कह दिया। फिर उसके रक्षक के लिए सिपाही भर्ती किए, और इनके मन में खोट थी तो इन्होंने उस सिपाही को संख्या को बढ़ाना शुरू किया अलग अलग राज्यों में। और उस समय जब ये आए हैं उसके विषय में केवल, वैसे तो अद्भुत रिकॉर्ड है, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि जब यहां स्वयं क्लाइव आया है तो उसने क्या कहा है। या 17वीं शताब्दी में एक मनुची नाम का व्यक्ति था जो औरंगजेब के दरबार में था, उसने क्या लिखा है उसको सुन लें तो ये समझ में आएगा कि क्या स्थिति थी। मनुची का कहना है, ये उसकी पुस्तक से हम कर रहे हैं, हम बेझिझक कह सकते हैं कि बंगाल किसी भी मामले में मिस्र से कम नहीं है। उसकी अत्यधिक उर्वरता का प्रमाण उसकी अपूर्व संपदा है जो यहां से यूरोप भेजी जाती है। सिल्क, कपास, चीनी और नील के उत्पादन में वह मिस्र से, इजिप्ट मिस्र से बहुत आगे है। फल, दाल, अनाज, मलमल और जरी तथा रेशम के कपड़े यहाँ भरे पड़े हैं। यहाँ बहुत मेहनत से काट कर बनाई गई असंख्य नहरों का राजमहल से समुद्र तक जाल बिछा है, और सिंचाई और नौ संचालन का काम बड़ी सरलता से यहाँ होता रहता है। इसके एक शहर मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं क्लाइव ने 1757 में लिखा कि यह मुर्शिदाबाद शहर उतना ही विस्तृत, सघन और समृद्ध है जितना लंदन। अंतर यह है कि लंदन के लोग बहुत से गरीब हैं और यहाँ लंदन की तुलना में असीमित संपत्ति है। तो
ये स्थिति थी। तो बहुत सा और भी है। फिर उन्होंने बंगाल के जमींदारों को कैसे लूटा, उस पर वहां क्लाइव पर मुकदमा चला है लंदन इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। फिर जब उसने बहुत सारी घूस दे दी राजा रानी को और संसद को भी कुछ खजाने में जमा करने का वादा किया, तो उसको माफ कर दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा बहुत प्रसिद्ध है। वारेन हेस्टिंग्स को मृत्युदंड देने तक की बात आ गई थी। उसके अपराधों की पूरी लिस्ट जो एडमंड बर्क नाम के एक दार्शनिक माने जाते हैं अंग्रेज के और लेखक, वो सांसद थे, उन्होंने स्वयं लगाया था कि बहुत ही नीचता पूर्वक छल प्रपंच से यहाँ किया गया। तो ये बैकग्राउंड है। लेकिन इस बीच इन्होंने क्या किया कि भारत के बहुत से राजाओं से, हिंदू राजाओं और नवाबों से दोस्ती कर ली। ये लोग बहुत ही काइयां और धूर्त थे और हमारे यहाँ के लोग उतनी नीचता की कल्पना नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं और कुछ मुस्लिम नवाबों से दोस्ती कर ली और 1857 में जब देशभक्त राजाओं ने इनको मार भगाने की सोची, चूंकि ये क्रिश्चियन मिशनरीज को बल दे रहे थे और हिंदुओं का धर्म बिगाड़ रहे थे, तो इन्होंने बाकी राजाओं से संधि कर ली। और इसके लिए एक बात ध्यान रखना जरूरी है, जो वर्तमान में भारत के विषय में सोचने और पढ़ने वाले 100 में से 99 लोग कभी नहीं जानते, वो ये कि भारत यानी क्या है। और उस समय का भारत जिसमें अफगानिस्तान और अभी का पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा तक का हिस्सा शामिल था, वो भारत क्या है? वो संपूर्ण यूरोप के बराबर है, रूस को छोड़ के। तो यूरोप के 34 देशों के विषय में हम बात कर रहे हैं। भारत के बारे में ये बात करते समय ये अवश्य ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ जरा सी बात में भारत की निंदा जो हिंदू संगठन है, हिंदूवादी है, वो भी करने लगते हैं, वो महामूर्ख हैं। क्योंकि ये कोई इंग्लैंड नहीं है या फ्रांस नहीं है या जर्मनी नहीं है या स्विट्जरलैंड नहीं है या स्वीडन नहीं है, नॉर्वे नहीं है, पुर्तगाल नहीं है, स्पेन नहीं है, भारत है। इसका अर्थ है संपूर्ण यूरोप माइनस रशिया। उस यूरोप की बात हो रही है। तो उस यूरोप में स्वाभाविक है, जैसे यूरोप में राज्य हैं, उस यूरोप के बराबर भारत की बात हो रही है। जैसे यूरोप में अनेक राज्य अभी तक लड़ रहे हैं आपस में, तो भारत में उस समय जो बहुत सारे स्टेट्स थे, अलग अलग राज्य थे, उनमें प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो बहुत से राजाओं में आपस में भी प्रतिस्पर्धा थी। जैसे सिखों से मराठों की टकराहट हुई, मराठों से राजपूतों की टकराहट हुई और गुरखों की भी टकराहट हुई। तो इस सब से क्या हुआ कि ये गुरखे, मराठे और राजपूत और कहीं कहीं जाट भी, जो मुसलमानों से तो बहुत नाराज थे, तो उनको लगा कि अच्छा, ये अंग्रेजों ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपका साथ देंगे मुसलमानों के खिलाफ, और मुस्लिम नवाबों को ये आश्वासन दिया कि हम हिंदुओं के खिलाफ आपको साथ देंगे। उस समय कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं था और बहुत से लोग आपस में ही इस गलतफहमी में हो गए। तो जो 1857 में भारत के धर्मनिष्ठ राजाओं ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध शुरू किया, उसमें राजपूत, मराठे, राजपूत, गुरखे और बाद में मराठों का भी एक भाग अंग्रेजों के साथ हो गया और बहुत से राजा भारत के अंग्रेजों के साथ हो गए। इसलिए उस बार वो सफल हो गए, एक तो ये जानना चाहिए। अच्छा, सफल हो गए तो भी वो केवल आधे भारत में। 1858 ईस्वी में रानी विक्टोरिया ने 1 सितंबर 1858 को घोषणा की कि आज से मेरा भतीजा ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय होगा। भारत के जिन राजाओं से संधि है, उनको हमने वचन दिया है कि हम उनकी सीमा में और उनके राजकाज में, उनके नियमों में, उनकी दत्तक प्रथा में, गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उन राजाओं ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये 1857 में संधि हुई थी, 1858 में, 1857 के बाद 58 के शुरू में। तब ब्रिटिश स्टेट पहली बार भारत आया है और 1 सितंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी ने ये घोषणा की है। तो ये एक तरह का संधि पत्र है। तो ये कोई गुलामी नहीं है। हिंदू राजाओं से और मुस्लिम नवाबों से भी ब्रिटिश महारानी की संधि है और उन्होंने कहा है कि हम आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी नहीं लाएंगे। आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म का पालन करने को स्वतंत्र होंगे, पूरा संरक्षण देंगे। मुसलमानों से कहा हम तुम्हारे मजहब को संरक्षण देंगे। ये सब कह के आए हैं, ये ध्यान रखिए। ये कह के आए हैं, लेकिन फिर भी भारत के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो समझ गए। तो उन्होंने, क्योंकि ये बातें ये करते थे कि हम तो आपसे लड़ने नहीं आए हैं, तो ये कोई युद्ध नहीं घोषित किया था। इंग्लैंड ने कोई वार डिक्लेयर नहीं किया था भारत के विरुद्ध,
बल्कि ये कहा था कि हम तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ आपके यहाँ व्यापार करके और मालगुजारी में कमीशन पाके आपके राजाओं से तनख्वाह पाके जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की है उसकी रक्षा के लिए आए हैं और भारत के राजाओं से हमारी संधि है। अब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने छल प्रपंच से प्रॉपर्टी हड़पी थी वो एक अलग बात है, उसमें तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा बताने में। लेकिन ये आए क्या है, तो ये मतलब इंग्लैंड ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया, इंग्लैंड ने भारत पर आक्रमण की कोई घोषणा भी नहीं की। इंग्लैंड ने यह घोषणा की कि आज 1 नवंबर 1858 से हम भारत के राजाओं के सहयोग से उनकी संधि के साथ आधे भारत में अपने वायसराय के द्वारा शासन करेंगे और हमारे राजाओं ने माने भारत के हिंदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों ने आश्वासन दिया है कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे और हमने आश्वासन दिया है कि हम आपके राजकाज में, आपकी कानून व्यवस्था में, आपकी परंपरा में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और स्वयं अपने क्षेत्र में हिंदू धर्म को भी और मजहब को भी पूरा संरक्षण देंगे। ऐसा कह के हम तो केवल सुशासन के लिए आए हैं, हम आपके यहाँ कोई अपना प्रोटेस्टेंट चर्च थोपने नहीं आए हैं, ये कहा था। तो इसको आक्रमण नहीं कहते और इसलिए 90 वर्ष जो ब्रिटिश शासन रहा उसको भारत की गुलामी नहीं कह सकते किसी भी डेफिनेशन से। इसलिए जो लोग भारत को गुलाम बताते हैं वो या तो मूर्ख हैं या देशद्रोही हैं, धूर्त। एक तो ये जान लीजिए, क्योंकि 90 वर्ष तक अंग्रेजों ने छल पूर्वक आधे भारत में हिंदुओं के साथ सहयोग करके और मुसलमानों के साथ भी सहयोग करके बहुत सारे हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी अधीनस्थ सेवाओं में लेकर शासन किया, फिर भी उन्हें जाना पड़ा। तो एक तो ये जानिए। तो फिर जो प्रबुद्ध हिंदू हैं उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम क्योंकि धार्मिक मामले को उठाएं, तो उन्होंने सबसे पहले एक गौरक्षा आंदोलन उठाया हिंदुओं ने। गौरक्षा आंदोलन सारे देश में फैल गया और 1880 से 1900 तक चला, जब कांग्रेस आ गई है, जब अंग्रेज आ गए हैं। कांग्रेस कैसे बनी है ये बता रहे हैं। 1858 में पहली बार आधे भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ हिंदुओं के सहयोग से। उसके बाद 20 साल के भीतर बहुत सारे और उत्पात हुए, बहुत सारे भारतीयों ने विरोध किया, उसके विस्तार में अभी नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ा विरोध जिससे ब्रिटिश शासन थर्रा गया वो है गौरक्षा आंदोलन। गौरक्षा आंदोलन जब शुरू हुआ और देश में तेजी से फैल गया तो महारानी विक्टोरिया का एक 8 दिसंबर 1893 का एक पत्र है जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड से हमने अपनी पुस्तक में दिया है। सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गौ माता पुस्तक में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड से हमने दिया है, वो है ना, यानी लंदन की लाइब्रेरी से जो कागजात प्राप्त किए हैं वो दिया है। तो ये इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड है LPND GNP 2751894। उसमें बताया है कि 8 दिसंबर 1893 को विक्टोरिया ने लैंसडाउन को लिखा कि मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा संरक्षण की जरूरत है हमारे शासन के द्वारा, और निश्चय ही मुसलमान हमारे शासन के प्रति ज्यादा वफादार हैं। गोवध विरोधी आंदोलन पहली नजर में मुसलमानों के विरुद्ध दिखता है, लेकिन असल में वह आंदोलन हमारे विरुद्ध है और हम अपनी फौज वगैरह के लिए जो गायें मारते हैं इसके कारण कभी भी ये हिंदू जो हैं हमारे विरुद्ध हो सकते हैं। एक अन्य पत्र है, बहुत सारे पत्र हमने इसमें दिए हैं, जिसमें उन्होंने फिर लिखा कि ये जो आंदोलन है जितना शांत और धार्मिक दिखता है वैसा है नहीं, इसकी प्रकृति राजनीतिक है और कभी भी गौरक्षा आंदोलन भड़क कर 1857 से अधिक विस्फोटक हो सकता है और हमारे शासन को उखाड़ फेंका जा सकता है। वायसराय की रिपोर्ट है कि किसी भी दिन ये लोग भड़क कर हमारे ब्रिटिश शासन को समुद्र में फेंक देंगे। तो गौरक्षा आंदोलन इतना प्रबल था। जब वायसराय की बार बार ये रिपोर्ट गई तब अंग्रेजी शासकों ने यह तय किया कि जो हमारे प्रति निष्ठावान कुछ यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हो गए थे, उनकी सहायता से एक पार्टी बनाई जाए। वो पार्टी ऐसी हो जो हमको समय समय पर सूचना देती रहे और जिसमें हमारे प्रति लॉयल लोग रहें। तो अंग्रेजों के वफादारों को लेकर एक पार्टी बनाने की योजना बनी। तो सबसे पहले इसमें एओ ह्यूम ने बहुत पहल की, वो सही है, लेकिन एओ ह्यूम वस्तुतः है इसके संस्थापक नहीं है ना। यानी जो
ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है कांग्रेस का जन्मदाता, वो सत्य नहीं है। और सबसे ज्यादा तो जो वायसराय था डफरिन, उसने प्रेरणा दी कि ये पार्टी बना लो। और सबसे पहले उसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। एक मिनट, है ना, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हाई कोर्ट, कोई भारतीय राज्य का नहीं था। अंग्रेजों ने थोड़े से इलाके में प्रभुता पाते ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बनाने स्वीकार कर दिए, जबकि भारत में उनका शासन नहीं था, अलग अलग इलाके में ही था। तो कलकत्ता में उन्होंने एक हाई कोर्ट बना दिया था बंगाल में, पहले ही बंगाल में अपना प्रभाव फैलते ही। तो बंगाल के कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए, ये जानना चाहिए। तो उमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? अंग्रेजी पढ़े लिखे, अंग्रेजी लॉ के जानकार बैरिस्टर थे। और व्योमेश चंद्र या उमेश चंद्र दो नाम लिया जाता है, उनको मुंबई में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया। ये हिंदू नहीं थे, इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, परंतु ये देसी ईसाई थे, यानी इंडियन क्रिश्चियन थे, है ना, ये जानना चाहिए। तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान लोगों ने की और इंडियन क्रिश्चियन उसका पहला अध्यक्ष था, ये जानना चाहिए। फिर जो दूसरा अध्यक्ष हुआ है वो दादा भाई नौरोजी हुए हैं, जो कोलकाता में हुआ, और पारसी थे दादा भाई नौरोजी। तो दूसरे अध्यक्ष कौन हुए? एक पारसी, जिन्होंने लिखा कि अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मतलब वो ब्रिटिश रूल को बहुत महान मानते थे और यहाँ ब्रिटिश शासन के द्वारा जो कुछ अनीति और अत्याचार होता था उसको वो बड़ी निष्ठा से रिपोर्ट करते थे कि देखिए अन ब्रिटिश रूल है और कृपा करके ये अन ब्रिटिश रूल को ब्रिटिश रूल बनाइए। इस तरह की रिपोर्ट है उनकी, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद जो तीसरे अध्यक्ष हुए हैं 1887 में, वो एक मुसलमान हुए हैं, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन में, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। इसके बाद 1888 में जो चौथा अधिवेशन हुआ वो इलाहाबाद में, उसमें एक अंग्रेज ईसाई जॉर्ज वुड को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ, उसमें विलियम वेडरबर्न, ये मुंबई अधिवेशन में एक विदेशी यानी इंग्लिश क्रिश्चियन था, ब्रिटिश क्रिश्चियन था, उसको बनाया गया। फिर जाके 5 साल बाद 1890 में जो छठवां अधिवेशन हुआ उसमें फिरोज शाह मेहता एक पारसी थे, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया कोलकाता अधिवेशन में। फिर पहला एक हिंदू 7वें अधिवेशन में अध्यक्ष बना, लेकिन वो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान हिंदू था, उसका नाम था आनंद चार्लो। लेकिन अगले वर्ष फिर एक इंडियन क्रिश्चियन, वही व्योमेश चंद्र बनर्जी को इलाहाबाद में 1892 में फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद फिर दादा भाई नौरोजी फिर से रिपीट किए गए अध्यक्ष। फिर इसके बाद जाके एक विदेशी क्रिश्चियन जो था अल्फ्रेड वेन, वो 1894 में कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। इसके बाद पहला जो सचमुच सनातन धर्म को मानने वाले लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदू हैं वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो पहली बार 10 सालों के बाद 11वें अधिवेशन में 1895 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। लेकिन उसके अगले वर्ष फिर एक मुसलमान को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और इस तरह से चलता रहा। फिर एक ब्रह्म समाजी को बनाया गया, आनंद मोहन बसु को। फिर इस तरह से चलता रहा। रमेश चंद्र दत्त को बनाया गया, जो हिंदू तो थे लेकिन अंग्रेजों के प्रति बहुत निष्ठावान थे। इसी प्रकार नारायण गणेश चंद्रावरकर। फिर इसके बाद एक पारसी को बनाया गया, दीनशाह बाचा। फिर लाल मोहन घोष, एक जो इंडियन क्रिश्चियन थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर हेनरी कॉटन, जो एक ब्रिटिश क्रिश्चियन थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो सनातन धर्म के निष्ठावान व्यक्ति थे लेकिन अंग्रेजी शासन के प्रति बहुत वफादार थे, लॉयल थे, निष्ठावान थे और अंग्रेजी शासन को भारत में सदा टिकाए रखना चाहते थे। फिर दादा भाई नौरोजी। अंत में सूरत कांग्रेस जो हुई उसमें एक सनातन धर्म के तेजस्वी नेता रास बिहारी घोष को
अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो रास बिहारी बोस अलग हैं और ये घोष अलग हैं। इसके बाद 1909 में यानी 25वें अधिवेशन में यानी अभी तक जितने लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे उनमें से कोई हिंदू धर्मशास्त्र के अध्येता नहीं थे, संस्कृत के विद्वान नहीं थे। उनमें से कुल कितने हिंदू बने हैं? तो 3 हिंदू बने हैं। कब तक? 1909 तक। यानी 24 अधिवेशन जो हुए शुरू के कांग्रेस के, उसमें केवल 3 हिंदू सनातन धर्मी हिंदू बने, और बाकी जो हैं या तो क्रिश्चियन है, इंडियन क्रिश्चियन या ब्रिटिश क्रिश्चियन या पारसी या मुसलमान, इस तरह के अध्यक्ष बनते रहे। तो इससे कांग्रेस के बारे में आप अंदाज लगा लीजिए। मदन मोहन मालवीय 25वें अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद फिर अगले ही वर्ष 26वां अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न को बना दिया गया। फिर जाके बिशन नारायण दर हुए। इस तरह से चला है, तो इसको समझने लायक है। और गोखले ने जब गांधी जी को लाए, गोखले गए थे दक्षिण अफ्रीका, और उन्होंने जब देखा कि गांधी जी ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत निष्ठावान हैं और वो कहते थे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे वफादार सिपाही हूं, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये आदमी बहुत होशियार दिखता है और इसने दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों का साथ न देके हिंदुओं को अंग्रेजों के प्रति ज्यादा वफादार बनाने की कोशिश की है, तो इसको कांग्रेस में ले जाओ। तो गोखले उनको निमंत्रण देके आए। तो फिर जाके 1916 के बाद गांधी जी यहाँ भारत आके सक्रिय हुए। लेकिन 1917 में, लेकिन गांधी जी तब तक कांग्रेस के कोई अध्यक्ष नहीं बने। 1917 में एनी बेसेंट जो एक थियोसॉफिस्ट थी और सनातन धर्म की बहुत बड़ी पक्षकार थी, वो 33rd अध्यक्ष बनी। लेकिन हसन उसके फिर बाद मुसलमान बन गया। हमेशा वो बैलेंस करते थे, एक हिंदू आया तो अगली बार मुसलमान को बना देते थे या क्रिश्चियन को बना देते थे। फिर 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और गांधी जी उनके पास रहते थे आनंद महल में और उनको अपना बड़ा भाई कहते थे, और शायद उन्होंने कुछ धन भी दिया था गांधी को अपने काम करने को। तो मोतीलाल नेहरू का मोहनदास करमचंद गांधी पर बहुत अधिक एहसान था। तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 35वें अध्यक्ष बने। इसके बाद 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और लाला लाजपत राय के कारण कांग्रेस जो है वो सनातन धर्म की चेतना से भर गई। इसके बाद फिर विजय राघवाचार्य हुए, वो भी सनातन धर्मी हिंदू थे। फिर 1921 में हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया जो एक कट्टर मुसलमान थे। फिर चित्तरंजन दास को बनाया गया जो काफी अच्छे सनातनी हिंदू थे। और फिर 1923 में मोहम्मद अली को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और ये मोहम्मद अली और शौकत अली वही हैं जिन्होंने कहा था कि बुरे से बुरा मुसलमान भी मेरे लिए गांधी से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि गांधी काफिर हैं और मुसलमान चाहे जितना कमीना और नीच भी हो पर वो मुस्लिम है, तो हम उसको गांधी से भी ज्यादा महत्व देते हैं, और बाकी सबको तो काफिर कहते ही थे। तो वो हकीम अजमल खां 1921 में बने, हसन इमाम 1918 में बने, और फिर मोहम्मद अली 1923 में बने, और उसी वर्ष फिर अबुल कलाम आजाद जो पक्के अरब में पढ़े हुए मुसलमान थे, वो कांग्रेस के 41वें अध्यक्ष हुए। 1924 में जाके मोहनदास करमचंद गांधी, कांग्रेस के 42वें वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। इसके बाद अगले में सरोजनी नायडू हुई, और फिर 27 में फिर मुख्तार अहमद अंसारी हो गए जो मुस्लिम थे कट्टर। फिर मोतीलाल नेहरू हुए, और 1929-30 में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे, कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तो ये जानना चाहिए। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल हुए, फिर मदन मोहन मालवीय हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए। लेकिन 1936 से जवाहरलाल नेहरू का प्रभुत्व बढ़ता गया, और जब सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के 54वें अध्यक्ष हुए, तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू के कहने पर गुपचुप उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, वातावरण बनाया, और त्रिपुरी अधिवेशन में जब वो 55वें अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, तो गांधी जी ने एक तरह से अनशन तो नहीं किया, लेकिन घोषणा कर दी कि
सुभाष चंद्र बोस की जीत मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है और मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। तो सुभाष चंद्र बोस को देश के हित में चुने गए अध्यक्ष होने पर भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से फिर लगातार जवाहरलाल नेहरू और उनको मानने वाले ही कांग्रेस के अध्यक्ष होते रहे, सिवाय पुरुषोत्तम दास टंडन और राजेंद्र प्रसाद के। और फिर इसके बाद उनको यह तय हो गया था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा 1946 में वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को अपना अध्यक्ष चुना था, लेकिन गांधी जी ने हस्तक्षेप करके कहा कि नहीं, सरदार पटेल नहीं बनेगा, वल्लभ भाई नहीं बनेगा, जवाहरलाल को बनाओ। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों से अकेले में जो उन्होंने मंत्रणा की, अब उसके रिकॉर्ड तो ट्रांसफर ऑफ पावर में देखने से पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेसियों को समझा दिया कि अब कांग्रेस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत से जाने वाली है, सुभाष चंद्र बोस से घबराई हुई है, तो कांग्रेस अंग्रेज जो है जाएंगे, तो अगर तुम जवाहरलाल नेहरू को चुनोगे तभी अंग्रेज हमको सत्ता देके जाएंगे, नहीं तो वो किसी और से सौदेबाजी करेंगे। तो अंग्रेजों का यह संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सुनाकर गांधी जी ने क्या किया, सरदार पटेल के स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, जिससे कि उनका प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित हो जाए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बागडोर संभाल ली 1946 से, और बीच में एक वर्ष राजेंद्र प्रसाद और एक वर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन शेष समय जवाहरलाल नेहरू और उनके विश्वास पात्र ही होते रहे। पट्टाभी सीतारामैया हुए, फिर 1951 में, 53 में, 54 में लगातार जवाहरलाल नेहरू हुए, फिर उनके शिष्य जीवन ढेबर हुए कई वर्षों तक, लगभग 7 वर्षों तक। इसके बाद जवाहरलाल ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष अपने जीते जी बना दिया 1959 में, कांग्रेस का 69वां अध्यक्ष। फिर इंदिरा गांधी लगातार अध्यक्ष रही, और फिर नीलम संजीव रेड्डी, जो उस समय इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के प्रति वफादार थे, निष्ठावान थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर कामराज को लाया गया। जवाहरलाल नेहरू कामराज को इसलिए लाए कि कांग्रेस में उलटफेर करने की एक कामराज प्लान उन्होंने बनाई नेहरू के इशारे पर, और इससे कांग्रेस में नेहरू विरोधियों का सफाया शुरू हो गया। फिर निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, ये सब के सब नेहरू परिवार के प्रति निष्ठावान लोग हैं, उन्हीं को बनाया गया। शंकर दयाल शर्मा तो बहुत अधिक निष्ठावान थे नेहरू परिवार के प्रति। और इसके बाद फिर से 1978 से इंदिरा गांधी लगातार जब तक जीवित रही कांग्रेस की अध्यक्ष रही 1984 तक लगातार। यानी पहले भी अध्यक्ष रही थी 2 वर्ष, और इसके बाद लगभग 7 वर्ष, और वो जब तक उनको आतंकवादियों ने मार नहीं डाला तब तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष रहे। उसके बाद राजीव गांधी अध्यक्ष रहे। राजीव गांधी लगातार 1991 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, राजीव गांधी अध्यक्ष होते रहे। फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो नरसिंह राव, जो उस समय राजीव गांधी के प्रति वफादार दिखते थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद सीताराम केसरी को बनाया गया, और फिर तुरंत ही 1998 से सोनिया गांधी, जो एक विदेशी ईसाई थी तब तक, फॉरेन क्रिश्चियन थी, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और तब से सोनिया गांधी ही अभी तक कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई हैं 1998 से 2024 तक, यानी 26 वर्षों से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इस प्रकार कांग्रेस के कुल कितने वर्ष हुए? 140 वर्ष। 1885 में स्थापना हुई थी, तो 15 वो और 24 ये, 140 में 1 वर्ष कम है, 25 में 25वां शुरू हो रहा है दिसंबर में। तो समझ लीजिए 125 वर्ष में कुल 29 निष्ठावान हिंदू हुए कुल। उनमें से भी अधिकांश जो है नेहरू परिवार के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन हिंदू थे। यानी कुल मिलाकर 34 वर्ष तो निष्ठावान हिंदू इसके अध्यक्ष रहे, और शेष पूरा 106 वर्ष तक इसमें या तो सनातन धर्म के विरोधी हिंदू अध्यक्ष रहे, या मुसलमान अध्यक्ष रहे, या पारसी अध्यक्ष रहा, या इंडियन क्रिश्चियन अध्यक्ष रहे, या
ब्रिटिश क्रिश्चियन अध्यक्ष रहे। तो ये इसका इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। तो अध्यक्षता से ही पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी शुरू में तो केवल पिटीशन देती थी अंग्रेजों को, वायसराय को, ऑनरेबल वायसराय को पिटीशन देती थी, और उसमें अंत में सदा लिखा जाता था, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट्स, वी आर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, हम हैं आपके अत्यंत आज्ञाकारी सेवक। गांधी जी भी कहते थे कि हम ब्रिटिश शासन की सबसे वफादार प्रजा हैं। मोतीलाल नेहरू ने भी अपने को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने भी शुरू में अपने को अंग्रेजों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखा। ये बात छिपा ली जाती है। फिर अंग्रेजों ने जब देखा कि मोहनदास करमचंद गांधी हमारे बहुत अनुकूल हैं, तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि ऑफिशियली इनको महात्मा कहा जाए। जब उन्होंने कपड़े वपड़े बदल दिए तो ये महात्मा कहा जाने लगा। और अभी रिकॉर्ड सामने आए हैं कि उनको नियमित एक तरह की सैलरी मिलती थी गांधी जी को, कि जिससे कि वो अंग्रेजों के पक्ष में देश का वातावरण बनाए। गांधी जी के विषय में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि उन्होंने अफ्रीका में जो आंदोलन किया उसमें अफ्रीकी लोगों से अपने को रेशियली सुपीरियर बताया और अंग्रेजों से थोड़ा सा इंफीरियर बताया, और कहा कि हम थोड़ा थोड़ा आपके इक्वल हैं, इसलिए हमको हमारे जो मैरिज एक्ट है उसको मान्यता दे दीजिए, क्योंकि तब तक वो केवल क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को दक्षिण अफ्रीका में मान्यता देते थे, बाकी सबको वो इलीगल मैरिज कहते थे और उनकी संतानों को इलीगल चाइल्ड कहते थे। तो इसके विरुद्ध उन्होंने एप्लीकेशन दी कि आप हमको अपने जैसा मान लीजिए, और इसीलिए उन्होंने बोअरों के विरुद्ध भी अंग्रेजों का साथ दिया, स्वयं अंग्रेजों की सेना में सेवा का कार्य किया, सैनिक बनकर रहे, उनको सैनिक का तमगा भी मिला, कैप्टन का, और अफ्रीकी लोगों से अपने को सुपीरियर बताया हिंदुओं को। तो इस प्रकार अफ्रीकी लोगों से हिंदुओं में भेद पैदा किया और अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। इसके बाद जब वो भारत में आए, उसके पहले जब वो लंदन गए थे दक्षिण अफ्रीका के लिए सहयोग मांगने, तो वहां क्या हुआ, अंग्रेजों से उनकी बहुत मित्रता हुई। वो चर्च बहुत जाते थे, अपने आप को लगभग क्रिश्चियन कहते थे, लेकिन साथ ही क्रिश्चियन जब उनको कहते थे कन्वर्ट हो जाओ, बपतिस्मा ले लो, तो कहते नहीं, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, हिंदू रहते हुए भी मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं जितना सनातनी हिंदू हूँ पक्का, उतना ही पक्का क्रिश्चियन भी हूँ, लेकिन मेरी क्रिश्चियनिटी आपसे अलग है, मैं किसी को कन्वर्ट नहीं करूंगा, और मैं सरमन ऑन द माउंट में जो प्रीचिंग है उसको मानता हूं। तो ये एक शब्द जाल था, लेकिन वो अंग्रेजों के प्रति सच्चे मित्र बने रहे। तो अंग्रेजों ने कहा भाई इस समय क्रांतिकारी ये तो मदन लाल धिंगरा, ऊधम सिंह, ये सब वहां लंदन में चढ़कर उनकी छाती में उत्पात मचा रहे थे और लंदन थर्रा रहा था, इंग्लैंड थर्रा रहा था। तो उन्होंने कहा क्रांतिकारियों के विरुद्ध कुछ लिखो। तो गांधी जी ने जब वो लंदन से वापस दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे समुद्री मार्ग से जहाज में, उसी समय एक पुस्तक लिखी छोटी सी जिसका नाम है हिंद स्वराज, और उसका प्रारंभ किया क्रांतिकारियों के विरोध से। अब देखिए वो गए थे दक्षिण अफ्रीका से लंदन अंग्रेजों की सहायता लेने की, हम आपके प्रति निष्ठावान रहेंगे, आप दक्षिण अफ्रीका में जो हम आंदोलन चला रहे हैं कि हिंदू मैरिज को लीगल माना जाए, उसमें हमारी सहायता कीजिए और हम आपके प्रति लॉयल हैं, वफादार हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे वफादार नागरिक हैं, सिपाही हैं अपने। उन्होंने कहा मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे वफादार सिपाही हूं। अब वो दक्षिण अफ्रीका में है और लंदन में उनकी भेंट क्रिश्चियन से हो रही है, अंग्रेज लोगों से हो रही है जो भारत में बलपूर्वक राज्य कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। लौट के पुस्तक किसके विरुद्ध लिखे? सबसे पहले ओपनिंग ही क्रांतिकारियों के विरुद्ध है। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों ने उनको ये कहा था कि तुम क्रांतिकारियों के विरुद्ध हवा बनाओ और बड़ी कुशलता से बनाओ, जिससे तुम पक्के सनातन धर्मी और भारतीय दिखो। तो हिंद स्वराज का ओपनिंग जो सेंटेंस है वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध है। और अपने को दिखाने के लिए कि हम अंग्रेज विरोधी हैं, उन्होंने ऐसी असंभव बातें कर दी जो एक बहुत ही धूर्त कूटनीति की कलेक्शन है। आप ऐसी बातें करिए जो कभी होगी नहीं, तो आपका विरोध भी हो गया और वो कभी होना भी नहीं है, तो असल में आप साथ बने रहे। तो उन्होंने अंग्रेजों की हर चीज की निंदा की। रेलवे बुरी चीज है, पोस्ट ऑफिस बुरी चीज है, डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर बहुत बुरे हैं। अब आप कहेंगे अच्छा एलोपैथी के विरुद्ध थे तो स्वदेशी, लेकिन वो वैद्यों की भी बहुत निंदा की है। भारत के आयुर्वेदिक वैद्यों की उन्होंने बहुत निंदा की है, कहा है कि ये तो बस राजाओं और महाराजाओं और धनी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आयुर्वेद के पक्ष में कुछ कोई आंदोलन उन्होंने कभी नहीं किया। उसके स्थान पर यूरोप में जो नेचुरोपैथी नाम की एक नई चीज पनप रही थी कुछ नए एनलाइटेंड अंग्रेजों के द्वारा और यूरोपियंस के द्वारा, उसके पक्ष में उन्होंने आंदोलन किया। अगर वो सचमुच स्वदेशी होते तो आयुर्वेद के लिए काम करते, तो उन्होंने आयुर्वेद के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन एलोपैथी का ऐसा मजाक उड़ाया। और साथ ही उनके चारों ओर जो लोग थे वो एलोपैथी की दवा लेते थे, एलोपैथी डॉक्टरों से दवाइयां लेते थे, चिकित्सा करते थे। वो स्वयं रेल में यात्रा करते थे, वो स्वयं चिट्ठी लिखते थे जो पोस्ट डाक विभाग से जाती थी, वो हवाई जहाज में आते जाते थे, रेल में आते जाते थे, कार में चलते थे। सारे ही जो नई नई चीजें विकसित हुई थी यूरोप में और जो भारत में भी आ रही थी धनी लोगों के यहाँ, सबका उपयोग करते हुए उन्होंने सबकी निंदा की। तो ये निंदा क्या थी? ये स्ट्रेटेजिक निंदा थी, यानी इसके द्वारा वो ऐसा विरोध कर रहे थे कि देखने में लगे कि देखो ये अंग्रेजों का पक्का विरोधी है। ये तथाकथित उन्होंने एक शब्द निकाला वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्ट तो कुछ है नहीं, यूरोप जो है वो भारत से उत्तर में है, हमारे यहाँ से पश्चिम में तो है नहीं, लेकिन उन्होंने उसको वेस्टर्न कह दिया क्योंकि क्रिश्चियंस का जो आपसी डिवीजन है उसमें वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी ये एक डिवीजन है जो पहले जेरूसलम को केंद्र में मान के हुआ था कि जेरूसलम के ईस्ट और जेरूसलम के वेस्ट, और बाद में वो जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उसका मुख्य हिस्सा अपने को वेस्टर्न क्रिश्चियन कहने लगा, और जो बाकी लोग हैं रूस वगैरह उनको तो ऑर्थोडॉक्स हैं, और कुछ और जो पूर्व में पूर्वी यूरोप के देश हैं उनको ईस्टर्न कहने लगे। तो वो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप का डिवीजन था और क्रिश्चियनिटी का डिवीजन था। भारत के लिए तो वेस्ट नहीं है, यूरोप जो है वो वेस्ट नहीं है, भारत से उत्तर में है। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि वो अपने आप को क्रिश्चियन, बहुत से लोग भारत में आज भी अपने आप को क्रिश्चियंस का ही चेला मानते हैं, तो अभी भी वो वेस्ट वेस्ट कहते हैं। यूरोप तो वेस्ट में नहीं है, जो ग्रीनविच लाइन जो शून्य देशांतर रेखा है सबके सब यूरोपीय देश उसके पूर्व में है, और केवल इंग्लैंड ठीक शून्य देशांतर रेखा के बीच में है। तो इस प्रकार यूरोप तो शून्य देशांतर रेखा के पूर्व में है और भारत से उत्तर में है। तो उसको पश्चिम क्यों कहा? क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो इनर डिवीजन है उसमें कॉन्टिनेंटल यूरोप वेस्टर्न क्रिश्चियन है ज्यादातर। तो उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको नाम ही दे दिया। अभी इतना फेक नेम है, मिसनॉमर है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। एक तो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है। जब क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध एनलाइटेंड यूरोप है तो जो मॉडर्न यूरोप है उसको हम किसी अंश तक क्रिश्चियनिटी से पैदा यूरोपियन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, और उसके पहले तो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन ही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक लगभग। तो उन्होंने उसको क्रिश्चियन सिविलाइजेशन कभी नहीं कहा, उसको वेस्टर्न कह दिया। भारत के लोग तो समझते थे पता नहीं पश्चिम कुछ होता होगा, इस तरह का भ्रम फैलाया और कहा कि रेलगाड़ी राक्षसीपन है और एलोपैथी डॉक्टरी पैशाचिकता है, आसुरी है, और डाक विभाग फालतू है, डॉक्टर फालतू है, रेल फालतू है, विमान तो बिल्कुल ही राक्षसी है। सबकी निंदा की और सबका उपभोग करते रहे, और सारे ही गांधी जी के साथी और कांग्रेसी विमान, रेल, कार, डाक विभाग सबका उपयोग करते रहे, एलोपैथी का, और निंदा करते रहे। तो ये बहुत बड़ा पाखंड भी है और बहुत बड़ी चालबाजी भी है कि भारत के लोग तो हमको अंग्रेजों का विरोधी मान लें, और असल में हम ऐसी बातों का विरोध कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली अभी संभव नहीं है ब्रिटिश शासन में, और आज तक संभव नहीं है भारत में, अभी तो वही चल रहा है। तो ऐसी बातें करके उन्होंने अंग्रेजों की प्रति सच्ची मैत्री रखी और हिंद स्वराज में क्रांतिकारियों के विरुद्ध हवा बनाई। देशी आयुर्वेद के विरुद्ध भी कोई खास हवा तो नहीं बनाई, लेकिन आयुर्वेद पर टिप्पणी करते रहे। और फिर उन्होंने जो जो अंग्रेज ईसाई मिशनरी प्रचार करते थे उसको भारत का सत्य बता दिया। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले 1905 में बंगाली नेताओं ने किया था, जिसमें श्री अरविंद भी थे, रासबिहारी बोस भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, बसंती दास जी थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे। विवेकानंद जी जिनको अपनी मां सा कहते थे, ऐसी बसंती दास थी, स्वयं चित्तरंजन दास थे, और पूरा बंगाली भद्र लोग जो है वो स्वदेशी आंदोलन का जनक है। इसी प्रकार सनातन धर्म महासभा और सनातन धर्म महामंडल नाम की जो सभाएं बनी थी उसमें जो अनटचेबिलिटी के नाम से कुछ जातियों के साथ ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था, उसके लिए प्रस्ताव 1905 से ही पारित हो रहा था। 1915 में तो बहुत ही तेजस्वी प्रस्ताव दीनदयाल शर्मा और महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा कुंभ अधिवेशन में पारित हुआ। तो न तो स्वदेशी गांधी जी का योगदान है, न ही अस्पृश्यता का विरोध गांधी जी का योगदान है, लेकिन बाद में
जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबका नाम डुबो दिया, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, जो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि एनी बेसेंट, सबके योगदान को छिपा दिया और गांधी जी को सब चीजों का स्रोत बना दिया। लेकिन गांधी जी सदा अंग्रेजों के प्रति मैत्री निभाते रहे। तो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अंग्रेजों के कहने पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पर जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण नियंत्रण हो गया और कांग्रेस पार्टी सोशलिज्म की ओर बढ़ गई। गांधी जी सदा भाषण देते थे कि मैं राम राज्य लाऊंगा, मैं पक्का सनातनी हिंदू हूं, मेरे लिए गौरक्षा स्वराज्य से बढ़कर है। ऐसे तेजस्वी, यानी जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं उनको कैसे मोबिलाइज करना, उनकी भावना कैसे जगाना और उसको अपने पक्ष में मोड़ना, ये जो वेस्टर्न डिप्लोमेसी है वो सीख कर वो आए थे लंदन से। वहां के जो क्रिश्चियन चर्च में एक टेंपल होता है, वो टेंपल का अर्थ मंदिर नहीं होता, चर्च का एक भाग है, उसमें उन्होंने बपतिस्मा लिया था, दीक्षा ली थी इन लोगों ने। तो लेकिन बाद में उन्होंने चर्च की गलत बातों का विरोध भी किया, ये उनको क्रेडिबिलिटी जाएगी, वो मैंने अपनी पुस्तक गांधी जी और ईसाइयत में दिया है। लेकिन ये सारे विरोध शायद हिंदुओं के बीच लोकप्रियता पाने के लिए थे, क्योंकि व्यवहार में वो सदा ईसाई पादरियों से और चर्च के लोगों से आत्मीयता बनाए रहे और सदा ब्रिटिश शासन के पक्ष में निर्णय लेते रहे। जब सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन से ये लगने लगा कि शायद सुभाष चंद्र बोस और जर्मनी और जापान मिलकर भारत में कब्जा कर लें, तो अंग्रेज यहां से भागने की तैयारी करने लगे, क्योंकि भारत के राजाओं ने कहा कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे इस बार। 1858 में हमने भले दिया था। और जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसके टॉप के ऑफिसर्स ने कह दिया कि हम अगर भारत के लोग विरुद्ध में खड़े होंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। तब उन्होंने भारत से भागने का निश्चय किया। क्रांतिकारियों के कारण और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण, आजाद हिंद फौज के कारण और भारतीय राजाओं के असहयोग के कारण और भारत की सेना में सुभाष चंद्र बोस के प्रति निष्ठा का जागरण और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा का विरोध, इसके कारण अंग्रेजों ने जाने का निर्णय किया। ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट में बताया है कि हमारे यहां से जाने का मुख्य कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो हमारे एनिमी नंबर 1 है और वार एनिमी है। उनको वार एनिमी कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेहरू और गांधी को कभी वार एनिमी नहीं कहा। तो वार एनिमी के दबाव से जब अंग्रेज जाने को हुए तो अंग्रेजों ने गांधी से कहा कि अब तुम हमको भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये एक नारा चला दो ताकि लोग, हम तो जाने वाले हैं तो क्रेडिट तुमको मिल जाए। तो मुंबई में 9 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें अचानक गांधी जी ने भाषण दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अचानक, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसके पहले मीठा मीठा बोल रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा और फिर सारे देश में हल्ला मचा दिया कि कांग्रेस ने कह दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जबकि असल में अंग्रेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से और भारतीय सेनाओं में उठे विक्षोभ के डर से और भारतीय राजाओं द्वारा सहयोग का आश्वासन नहीं मिलने के कारण यहां से जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज जाते जाते अपने मित्र गांधी के सलाह से, उनके कहने पर और अपने प्रति सबसे ज्यादा निष्ठावान वफादार जो सुभाष चंद्र बोस से युद्ध करने की घोषणा कर रहा था जवाहरलाल नेहरू, उसको उन्होंने सत्ता दिया और ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले गए। उसके बाद से धीरे धीरे नेहरू जी ने ऐसा वातावरण बनाया कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, ये सब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जब सोमनाथ मंदिर बना तो उन्होंने उसका विरोध किया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा अनुष्ठान अच्छा सा किया राष्ट्रपति भवन में और ब्राह्मणों के पैर धोए, जो कि एक कर्मकांड का अंग है, उसका घोर विरोध किया। अपने आप को हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं उनके विरुद्ध इन्होंने एक साइंटिफिक टेम्पर की बात करके शास्त्रों को, हिंदुओं में शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाए, हिंदुओं में शास्त्रों के प्रति तिरस्कार का भाव आ जाए, ऐसा वातावरण बनाया। और धीरे धीरे कांग्रेस, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोकतांत्रिक थे तो साथ ही जो सनातन धर्म के बड़े बड़े विद्वान जुड़े थे कांग्रेस से, उनके घर भी जाते थे, उनकी शादी ब्याह में भी जाते थे, दोनों चाल चलते थे, काफी चतुर राजनेता थे। तो जिससे सनातन धर्म के लोग भी उनसे प्रसन्न रहते थे कि चलो कुछ भी हो, विदेश में भी पढ़ा लिखा है, बड़ा विलायती सा दिखता है, फिर भी हमारे घर भी आता है, हमारी शादी में भी आता है। इस तरह की बहुत ही बड़ी डिप्लोमेसी उन्होंने चली। और फिर इंदिरा गांधी को सोवियत संघ ने प्रधानमंत्री बनने में मदद की। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या अभी तक रहस्यमय है। लाल बहादुर शास्त्री
की हत्या के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और सोवियत संघ से पैक्ट हुआ, तो इंदिरा गांधी ने यूनिवर्सिटीज में और भारत सरकार के खासतौर से कला, साहित्य और संस्कृति की अकादमियों में और उसके विभागीय नियुक्तियों में, यहाँ तक कि ऑफिसर्स भी जो कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन के हों उनको आर्ट और कल्चर और एजुकेशन के सेक्रेटरी बनाया गया। और इस तरह पूरी तरह हिंदू धर्म के विरुद्ध स्टेट एपरेटस को सक्रिय करने का काम इंदिरा गांधी ने खुलकर किया। लेकिन साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू के समय ट्रेंड थी, तो साथ ही बड़े बड़े सन्यासियों और धर्माचार्यों के पास भी जाती थी, खासतौर से मां आनंदमयी और अन्य लोगों के पास, और अपने आप को धार्मिक भी दिखाती थी। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी सनातन धर्म के पक्ष में, एक भारत पर एटर्नल इंडिया करके एक बड़ी पुस्तक लिखी। तो बड़ी चतुर राजनेता थी, जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने चालाकी सीखी थी। तो इंदिरा गांधी तक कांग्रेस दोनों रोल निभाती रही, हिंदू धर्म के विरुद्ध भी काम करती रही और हिंदू धर्म के कुछ कुछ पक्ष में भी करती रही। वेदों के पढ़ने वाले कुछ उनको फेलोशिप दी जाती रही, वैदिक आचार्यों को थोड़ा बहुत मंदिर भी चले जाना, पूजा अर्चना भी करना, इस तरह से डिप्लोमेसी चलती रही। और राजीव गांधी भी इसी तरह थे। राजीव गांधी ने कहा था मैं राम मंदिर का शिलान्यास मुझसे करा लो, मैं करूंगा, लेकिन उस समय विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोगों ने आंदोलन किया है, वातावरण बनाया है, अब आप शिलान्यास नहीं कर सकते। तो फिर जब उन्होंने ऐसा देखा तो पलटा मार गए। ये लोग तो राजनेता हैं, इनकी कोई निष्ठा होती नहीं है, फिर वो हिंदू विरोधी शक्तियों के साथ ज्यादा मिल गए। लेकिन जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, तब से सोनिया गांधी जी ने, जो पिछले 26 वर्षों से कांग्रेस की बागडोर संभाल रखी है 1998 से आज तक, वो बिल्कुल पूरी तरह कमिटेड है हिंदू धर्म के नाश के लिए और क्रिश्चियनिटी के फैलाव के लिए। और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम कम्युनिस्ट क्रिश्चियन का अलायंस बना लिया है। तो अब कांग्रेस जो है वो क्रिश्चियन मुस्लिम कम्युनिस्ट अलायंस का बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा उसका पार्ट है उस अलायंस का। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के आधार पर, पूरी गुप्त सूचनाओं के तथ्यों के आधार पर कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल ही इस समय कांग्रेस को चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति बिना अधिकृत सूचनाओं के ये नहीं कहेगा। तो कांग्रेस का इतिहास ये है कि वो प्रारंभ उसने किया अंग्रेजों को अर्जी देने से, अर्जी ही देते थे वो, ऐसा कर लीजिए वैसा करिए। फिर जब वो थोड़ा सा बढ़ने लगा तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने इसे एक मास मूवमेंट बना दिया। लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा सार्वजनिक करके सारे ही, सबसे पहले महाराष्ट्र में, इसके बाद लगभग संपूर्ण भारत में, खासतौर से संपूर्ण महाराष्ट्र और उससे उत्तर भारत में गणेश पूजा के बहुत से सम्मेलन होने लगे, आयोजन होने लगे और उसमें विचार विमर्श भी होता था धर्म की बात, साथ ही भारत की स्वतंत्रता की बात, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों को अर्जी देने वाली कांग्रेस को भारत की ध्वनि, भारत की आवाज की प्रतिनिधि पार्टी बना दिया। लेकिन लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस को जितना सनातन धर्म और हिंदू धर्म की पार्टी बना दिया, और हिंदू महासभा भी लोकमान्य तिलक के संरक्षण में काफी आगे बढ़ने लगी, उतना ही अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आए हुए मोहनदास करमचंद गांधी को, जो बहुत चतुर थे और अपने आप को हिंदू धर्म का भी प्रतिनिधि बताने में, प्रस्तुत करने में बड़े कुशल थे, उनको अंग्रेजों ने प्रोजेक्ट किया, क्योंकि उनको बहुत विश्वास था कि ये आदमी भले बीच बीच में हिंदू धर्म की बात करे, भले कभी कभी हमारा विरोध करे, भले ये हिंदुओं को जो सबसे प्राण प्रिय है गौ रक्षा, उसके पक्ष में बड़े जोरदार बयान दे, लेकिन ये करेगा हमारे विरुद्ध कुछ नहीं। तो गांधी को अंग्रेज भारत की राजनीति में लाए और उसके बाद गांधी ने मोतीलाल नेहरू के प्रति जो उनका एहसान था, मोतीलाल नेहरू का गांधी पर, कुछ उसको चुकाते हुए और कुछ अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस को फिर से, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस में जो तेजस्विता भरी थी, उसको जो व्यापक राष्ट्रीय दल बनाया था, उसको उन्होंने अंग्रेजों के सहयोग से व्यापक तो बना दिया सारे देश में। अंग्रेजों ने भी फिर समझ लिया ना कि मेरा आदमी आ गया है, तो अंग्रेजों ने बहुत मदद की कि गांधी का राष्ट्रव्यापी नेतृत्व हो और गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हर जगह शाखा हो। तो गांधी के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक बनाने में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मदद की। और गांधी जी अंग्रेजों के लिए भारतीय राजाओं से जासूसी का काम भी कराते थे, ये स्वयं राजकुमारी अमृत कौर तथा कुछ अन्य लोगों ने बताया है। तो ये मीराबेन को भी राजाओं के यहाँ भेजते थे, और राजकुमारी अमृत कौर तथा और बहुत सी जो राजकुमारियां कांग्रेस में जुड़ी थोड़ा भी या गांधी जी के प्रभाव में आई, उनसे वो हिंदू राजाओं की जासूसी करा के ब्रिटिश शासन को काफी सूचनाएं देते थे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी ओर से अधिकतम समय ब्रिटिश शासन को टिकाए रखने में अपनी पूरी बुद्धि चला दी। लेकिन भारत का जो हिंदू मानस है, सनातन धर्म का अनुयायी मानस है, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया। तो अंत में इन लोगों ने जो भारत को अपने ब्लॉक में रखने के लिए और उस पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए इसका इंडियन स्टेट का पार्टीशन कर दिया। ये गांधी और नेहरू के बिना भारत का विभाजन नहीं होता। मुस्लिम लीग की कोई हैसियत नहीं थी कि वो भारत का विभाजन करा लेती। तो ये गांधी ने भारत के विभाजन का पहले तो कहा कि मेरी लाश पर विभाजन होगा, और बाद में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में दबाव देकर, और शायद उनको कहा हो कि अंग्रेज तभी गद्दी देंगे तुमको जब तुम विभाजन को मान लो, तो विभाजन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव पारित कराया। और उसके पहले ये लोग घूम घूम के पंजाब में और बंगाल में सबको आश्वासन देते थे कि भारत कभी नहीं बटेगा। तो हिंदू बेफिक्र थे, निश्चिंत थे। और अचानक इनकी जानकारी में इनको पूरा पता था कि भारी हत्याकांड होगा। मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया, बंगाल में भी और पंजाब में भी, और उससे आगे भी भयंकर कत्लेआम हुआ। हमारे शास्त्रों के अनुसार हिंसा या कोई भी पाप 3 प्रकार का होता है, कृत, कारित और अनुमोदित। वितर्का हिंसादया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व का मधु मध्यादि मात्रा। तो गांधी जी ने स्वयं हिंसा नहीं की, गांधी जी ने स्वयं हिंदुओं को नहीं मारा, लेकिन मरवाया और मरने का अनुमोदन किया। तो गांधी जी ने हिंसा कारित की, यानी हिंसा करवाई, हिंसा करने में सहायक बने और उसका अनुमोदन किया विभाजन के द्वारा। तो कृत कारितानुमोदिता, कृत हिंसा नहीं है गांधी जी की, लेकिन कारित और अनुमोदित हिंसक। गांधी जी कारित हिंसक और अनुमोदित हिंसक थे, और वो बहुत ही तीव्र हिंसा हुई है, मृदु नहीं, मध्य नहीं, तीव्र हिंसा। और ये राज्य के लोभ से हुई है। लोभ क्रोध मोह पूर्वक 3 प्रकार से होती है। तो लोभ पूर्वक, सत्ता के लोभ पूर्वक तीव्र हिंसा कराई और उसका अनुमोदन किया। इस प्रकार शास्त्रों के आधार पर गांधी जी पूरी तरह हिंसक व्यक्ति सिद्ध होते हैं, जिन्होंने सत्ता के लोभ से, अपने लोगों को सत्ता दिलाने के लोभ से तीव्र हिंसा कारित और अनुमोदित की। और इसके बाद जिस समाजवाद के विरोध में 1934 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने की घोषणा कर दी थी और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, उसी समाजवाद को गांधी जी का अपने आप को शिष्य कहने वाले जवाहरलाल नेहरू ने भारत में थोप दिया। और राज्य का पूर्ण नियंत्रण शिक्षा, संचार माध्यम, उद्योग, व्यापार, खेती, कृषि, पशुपालन, वनस्पति, सब क्षेत्रों में हो गया। संस्कृति, धर्म सब पर, और हिंदू धर्म को लगातार दबाया गया। और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1998 से, तो खासकर जब से सोनिया गांधी ने, वैसे तो 1991 से ही बागडोर संभाल ली थी, राजीव गांधी की मृत्यु के तत्काल बाद पूरी तरह सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आ गई थी। लेकिन बाद में राजीव गांधी की मृत्यु होते ही 1991 के बाद से कांग्रेस पर सोनिया गांधी का शासन है, और तब से वो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम अलायंस पर काम कर रही हैं। और इस प्रकार वर्तमान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से और राजीव गांधी से भी केवल शारीरिक संबंध है राहुल गांधी का, लेकिन उनके विचारों से ये असहमत हैं। कम से कम उन लोगों ने ऐसा कोई अलायंस नहीं किया था, कम्युनिस्ट मुस्लिम क्रिश्चियन अलायंस पहली बार सोनिया गांधी ने खुलकर किया है। और इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, उसका जवाहरलाल की कांग्रेस, गांधी जी या लोकमान्य तिलक की कांग्रेस से तो कोई संबंध है ही नहीं। महामना मालवीय और राजर्षि टंडन और सरदार पटेल की कांग्रेस से तो कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन इसका जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से भी कोई संबंध नहीं है, उनके विचारों से संबंध नहीं है। ये पूरी तरह क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम अलायंस सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बना है। और इसलिए जो पहले हिंदू विचारों वाले लोग
जो अंग्रेजी भाषी लेकिन हिंदुत्व के संस्कारों से भरपूर हिंदुओं ने कांग्रेस का पोषण किया था। इंग्लिश स्पीकिंग हिंदूज जिनमें हिंदुत्व के संस्कार थे, उन्होंने शुरू में कांग्रेस को मजबूत बनाया। तो ऐसे सब लोग अब भाजपा की ओर आ रहे हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग लेकिन साथ ही कम्युनिस्ट या हिंदू बेटर, हिंदू द्वेषी और प्रो मुस्लिम, प्रो कम्युनिस्ट जो हिंदू हैं, वो सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस में बच रहे हैं। शेष सब हिंदू, इंग्लिश स्पीकिंग हिंदू भी, अगर उनमें संस्कार हैं सनातन धर्म के, तो वो बाकायदे कांग्रेस को अब धीरे धीरे त्यागते चले जाएंगे। बड़ी सीमा तक त्याग दिया है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं। और जिन्होंने नहीं भी त्यागा है, जैसे कमलनाथ आदि, तो वो नरम पड़ गए हैं, तो पीछे से मित्रता कर ली है। तो इस प्रकार इंग्लिश स्पीकिंग हिंदुओं का जो संस्कारी हिंदू वर्ग है, वो अब भाजपा की ओर आ गया है। और 1947 से वस्तुतः है हिंदू पॉलिटी को, हिंदू स्टेट पॉलिटिक्स को इंग्लिश स्पीकिंग हिंदू ही कंट्रोल कर रहे हैं। सनातन धर्म का कोई भी विद्वान महामना मालवीय के अतिरिक्त कांग्रेस में कभी अध्यक्ष नहीं हुआ। आज तक 140 वर्षों के इतिहास में एक ही व्यक्ति है जो सनातन धर्म का अधिकृत विद्वान था। लोकमान्य तिलक को भी कह सकते हैं, लेकिन वो साथ ही अंग्रेजी के जानकार थे और गणित के प्राध्यापक थे। पूरी तरह सनातन धर्म का शास्त्रज्ञ व्यक्ति एक ही 140 वर्षों में कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है, वो है महामना मदन मोहन मालवीय। उनके अतिरिक्त कोई नहीं हुआ। और अब सनातन धर्म का एक भी विद्वान कांग्रेस पार्टी में किसी बड़े पद पर नहीं है। अब सारे इंग्लिश स्पीकिंग और अब तो प्रो क्रिश्चियन, प्रो मुस्लिम, प्रो कम्युनिस्ट लोग ही कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। ये है संक्षेप में कांग्रेस पार्टी का इतिहास। नमस्कार। कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, प्रश्न नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 56 मिनट्स हो गया है, पर आपने पूरी बात कर दी है। तो अगर ये संक्षेप में है तो डिटेल में क्या होगा, तो लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। डिटेल में तो पूरी सीरीज चलानी पड़ेगी आपको। सीरीज तो हम लोग चला ही रहे नहीं, कांग्रेस की सीरीज एक अलग चलानी पड़ेगी। हाँ, वो कांग्रेस के ऊपर विल डू मोर। और दर्शकों को बोलूंगा ध्यान से इसको सुने, बार बार सुने। और अगर कंक्लूजन निकलता है तो एक ही निकलता है कंक्लूजन, दैट कांग्रेस पार्टी भारत के ऊपर थोपी गई है। ये कंक्लूजन है, भारत के ऊपर थोपी गई है। और कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी दुश्मन है, देखा जाए तो इस समय पहले भी उसका क्या होता है, लेकिन तिलक वगैरह ने उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। नहीं, अगर आप जैसे कोई मशीन बनाते हैं ना, जो ओरिजिनल पर्पस के लिए मशीन बनाई गई है, वो पर्पस कभी जाता नहीं है। तो इट्स वाज क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय हिंदूज। तो वो अपना काम करती रहेगी, बीच में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता रहेगा, ज्यादा तेल आ गया मशीन में, बट उसका पर्पस ही अलग था। तो इट इज डूइंग इट्स पर्पस। तो भारतीयों को चाहिए उखाड़ के बाहर फेंक दें, और भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लीडर्स की सिक्योरिटी ले ले वापस, फिर बाकी काम भारतीय करेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई विल सी यू। ये सीरीज जरूर देखते रहिए। नमस्ते।